हरफन क्यों अपनी मासूका अवनी को जान से मार देता है। मेजर जैदी अपने सीनियर जनरल आगा खां को बताता है कि बेगम अवनी को जान से मारने वाला हमारे गिरफ्त में है, पर उसके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें बेगम अवनी की साइन है, यहाँ तक कि ये काफिर इंडियन स्पाई है। पाकिस्तानी आर्मी हरफन के घर जाते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं क्योंकि वो भी इंडियन जासूस है जो पाकिस्तान में रहकर जासूसी कर रहा था। पर ऐसा क्या हुआ कि उसे अवनी की जान लेनी पड़ गई? वो किस तरह इंडियन आर्मी के कब्जे में पहुंचा? ISI ऑफिसर मूर्ति हरफन को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि छोटी मोटी चोरी करने वाला हरफन इंडियन स्पाई बन गया? मूवी की शुरुआत में कश्मीर को दिखाया जाता है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी टैंक घुस चुकी है। तभी हमें 7 जनवरी 1965 नॉर्थ पाकिस्तान को दिखाया जाता है जहां पर पाकिस्तानी जिहादी आर्मी इंडिया में दहशत फैलाने के लिए चुपके से घुसपैठ कर रहे होते हैं। तभी उनके एक साथी हरफन पुल को पार करते वक्त नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी गन से फायरिंग हो जाती है। तभी इंडियन आर्मी उन पे फायरिंग करने लगते हैं। जिहादी अपनी जान बचाते हुए अलग अलग बढ़ जाते हैं। हरफन के साथ भी एक जिहादी साथी छिपा होता है। वे दोनों किसी तरह बॉर्डर पार करके एक घर में पनाह लेते हैं। तभी उस घर का दरवाजा कोई नॉक करता है। उस घर का मालिक बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये आरफा की दोस्त शिवानी है। पर हरफन के साथी को भरोसा नहीं होता, जिस वजह से वो उसके साथ जाता है। जैसे ही आरफा दरवाजा खोलती है तभी इंडियन आर्मी का मेजर सऊदी उसे शूट कर देता है। मेजर हरफन को जैसे ही शूट करने वाला होता है कि तभी हरफन मेजर को बोलता है कि धर्मवीर किशोर देवानंद और दिल्ली का एक नंबर बताते हुए बोलता है कि इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। मेजर उसे अरेस्ट करके ले जाता है और उसके बताए हुए नंबर पे कॉल करके सारी बात बताता है। पर ISI चीफ मूर्ति हरफन को जानने से इनकार कर देता है। मेजर हरफन को बोलता है कि वे तुम्हें पहचाने से इनकार कर दिए, जिस पर हरफन हंसते हुए बोलता है कि आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। कर्नल जैदी को देखते हैं जो अशरफ की फल की दुकान जाता है और वहाँ पे बैठे प्रोफेसर जो पैटर्न को सॉल्व कर रहे होते हैं। तभी उनके पैरों में जैदी गोली मार देता है और बोलता है कि तुम किसी इंडियन जासूस को जानते हो। तभी जैदी अशरफ को बोलता है कि तुम्हारा रैंक इंडियन आर्मी में क्या था अशरफ मियाँ? ये बोलकर कर्नल जैदी उसे जान से मार देता है। दरअसल जैदी को पता चल गया था कि वो जासूस है। ISI के चीफ कमल सर को देखते हैं जो डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है और बोलता है कि हमें इनपुट मिला है कि पाकिस्तान ने नए आर्मी टैंक मंगाए हैं जिनकी फायरिंग रेंज बहुत ज्यादा है, जिससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। पर वो आगे क्या करने वाले हैं इस बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे सभी एजेंट मारे जा चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर कमल को बोलता है कि मुझे दोबारा से वॉर नहीं चाहिए, कुछ करो। कमल सर अपने जूनियर बर्मन और मूर्ति से मिलता है और बोलता है कि हमें जल्द से जल्द एक खुफिया एजेंट पाकिस्तान में भेजना है, जिस पर मूर्ति बोलता है कि एक हमारे पास वैसा है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर मूर्ति बर्मन कार से अपने ISI ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी उनके कार के आगे एक बंदा आ जाता है, जिस वजह से उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। तभी उनकी कार को कामरान शर्मा अपने स्कूटर से ठोक देता है, जिस वजह से कामरान की स्कूटर की टायर निकल जाती है। बर्मन कामरान को बोलता है कि तुमने ये क्या किया, जिस पर कामरान बोलता है कि इसमें आपकी गलती है, आप ही ने अचानक से ब्रेक लगाए जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इंटरव्यू का भी टाइम हो गया है। मूर्ति कामरान से पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाले थे इंटरव्यू के लिए? कामरान उसे एड्रेस बताता है, जिस पर मूर्ति कामरान को बोलता है कि चलो हम भी उधर ही जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। कामरान उनके साथ अपने इंटरव्यू ऑफिस पहुंच जाता है, पर वहां से जाते वक्त मूर्ति से पूछता है कि मैं आपसे वापस कहाँ मिल पाऊंगा, जिस पर बर्मन बोलता है कि बगल वाले ऑफिस देख रहे हो वहीं पे वॉचमैन से हमारे बारे में पूछ लेना। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से कामरान की स्कूटर की टायर जो बाहर आ गई थी उसे वो उनकी कार में रख दिया था ताकि इंटरव्यू के बाद वापस ले सके। थोड़ी देर बाद बर्मन का गार्ड बर्मन सर को कॉल करके बोलता है कि कोई आया है जो आपकी कार से टायर मांग रहा है, जिस पर बर्मन टायर दे देने को बोलता है। जब बर्मन ऑफिस के काम खत्म होने के बाद घर जाने के लिए कार के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी कार का टायर गायब है, जिस वजह से मूर्ति हंसने लगता है। बर्मन गार्ड से पूछता है तो वो बोलता है कि आप ही ने तो बोला था सर टायर देने को। वो मैकेनिक आया और टायर खोल के ले गया। 3 दिनों के बाद कामरान मूर्ति से
मिलता है और टायर वापस कर देता है, जिस पर मूर्ति बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और ये टायर मुझे क्यों वापस कर रहे हो, जिस पर कामरान बोलता है कि आप तो खूंखार लगते हो पर ये टायर हमारे किसी काम का नहीं है। दरअसल हमने जिस क्लाइंट के लिए ये टायर उड़ाया था वही पलट गया, इस वजह से टायर वापस कर रहे हैं। मूर्ति को तब से कामरान इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगने लगा था। मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कमल सर मूर्ति को बोलता है कि तुम उसे स्पाई बनाना चाहते हो, जिस पर मूर्ति बोलता है कि मैं इसे पहले से ही शामिल कर चुका हूँ। ये पैसों के लिए मेरे लिए छोटी मोटी जासूसी कर चुका है, मैंने इसके बारे में पता किया है। ये अनाथ था, इसे डेविड शर्मा ने ऑर्फनेज से अडॉप्ट करके अपने साथ बचपन से रखा है और दोनों लोगों के साथ छोटे मोटे फ्रॉड करके अपना गुजारा करते हैं। कमल मूर्ति को बोलता है कि इसे 1 महीने के अंदर हमारा एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजो। मूर्ति बर्मन को बताता है कि आज से 17 साल पहले बल्ली मारा में असलम बुखारी का एक रेस्टोरेंट था जिसमें आग लगने की वजह से सभी कोई जल के मर गए थे, पर उस्मान बुखारी के एक बेटे का लाश नहीं मिला था जिसका नाम हरफन बुखारी था। मूर्ति कामरान को हरफन बुखारी बनाकर पाकिस्तान उस्मान बुखारी के भाई शमीम बुखारी के पास इंडियन जासूस बनाकर भेजने का तैयारी करता है, जिस वजह से कामरान को उस्मान बुखारी के बारे में सब कुछ बता देता है ताकि उसके फैमिली वालों को शक न हो सके। 1 महीने के बाद कामरान पाकिस्तान हरफन बनकर पहुंच जाता है। तभी लाहौर के आईएसआई हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर कर्नल जैदी अपने जूनियर को फारूकी के ऊपर नजर रखने को बोलता है, साथ में पाकिस्तान में आने वाले लोगों पे भी। हरफन पाकिस्तान बॉर्डर पे अपना पासपोर्ट चेक कराने जाता है, तभी वो एक औरत की टोकरी में कुछ डाल देता है। पाकिस्तानी ऑफिसर हरफन से पूछताछ करता है कि वो पाकिस्तान में कहाँ जा रहा है, जिस पर वो बोलता है कि मैं अपने चचा शमीम बुखारी के पास जा रहा हूँ। हरफन को बस में देखते हैं जहाँ पर कोई उस पे नजर रख रहा होता है। तभी एक बाइक वाला भी उस बस का पीछा करता है, जिस वजह से हरफन बीच रास्ते में ही बस से उतर जाता है। तभी हरफन देखता है कि वही बाइक वाला उसके पास आ रहा है, जिस वजह से वो भागने लगता है, पर ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने उस औरत के टोकरी में क्या डाला था, तुम इंडिया से यहाँ पे क्या करने आए हो। तभी वहाँ पर वही बस वाला आता है जो हरफन पे नजर रखे हुए था। वो पुलिस वाले को जान से मार देता है और हरफन को बताता है कि मैं आलमगीर तुम्हारा हैंडलर हूँ। दरअसल आलमगीर भी इंडियन जासूस है। हरफन अपने चाचा शमीम बुखारी के घर जाता है और बोलता है कि मैं उस्मान बुखारी का बेटा जो उस आग के हादसे से बच गया था, पर मुझे बहुत सालों के बाद पता चला कि आप लोग जिंदा हैं। आखिरकार मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। पर शमीम उसे बोलता है कि हम कैसे माने कि तुम मेरे भाई के बेटे हो। तभी हरफन एक कालीन दिखाता है जो शमीम के पास भी होती है। शमीम की अम्मी बोलती है कि ये तो वही कालीन है जो मैंने एक तुम्हें दिया था और एक तुम्हारे भाई उस्मान को, पर फिर भी शमीम को भरोसा नहीं हो रहा होता है कि ये उसका भतीजा है, पर उसकी अम्मी मान लेती है कि ये उस्मान का बेटा है। मूर्ति ने कामरान को पाकिस्तान जाने से पहले बताया था कि उसका पहला मिशन इसरार बमजाई से नजदीकिया बनाना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार डीलर है और उसकी दोस्ती ब्रिगेडियर हबीबुल्ला से है, जिसका फायदा उठाकर इसरार अमेरिका से कार इंपोर्ट कराता है और कस्टम ड्यूटी बचा लेता है। यहाँ तक कि दोनों की अच्छी दोस्ती की वजह से हबीबुल्ला मिलिट्री का सारा सिविल काम का टेंडर इसरार बमजाई को दिलाता है। अगली सुबह कर्नल जैदी अपने जूनियर शरीफ को जमील की डेड बॉडी का फोटो दिखाते हुए बोलता है कि इसे मारने वाला कोई इंडियन आर्मी का हो सकता है, क्योंकि उसके हाथों में जिस तरह रस्सी बंधी हुई है वो आर्मी वाला ही बांध सकता है। साथ में जैदी उन लोगों का लिस्ट शरीफ को देता है जो इंडिया से पाकिस्तान जमील के मौत वाले दिन आए थे, जिसमें हरफन बुखारी का भी नाम होता है। हरफन मूर्ति के कहे मुताबिक इसरार बमजाई के पास काम की तलाश में जाता है और उसे बताता है कि वो पैसे से कार मैकेनिक है और सेल्समैन भी, जिस वजह से इसरार हरफन को बताता है कि मेरे एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से मुझे फिलहाल के लिए एक बंदा चाहिए। वैसे एक नवाब साहब यहाँ पे कार खरीदने आए हैं, अगर तुम उन्हें कार बेचने में कामयाब हो गए तो जब तक मेरा बंदा वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। हरफन चालाकी से कार बेचने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे काम मिल जाता है। हरफन चाय की दुकान में होता है तो उसे लगता है कि कोई इसकी फोटो ले रहा है। तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की के हाथों में कैमरा है, जिस वजह से वो उससे मिलता है और बोलता है कि आपको तमीज नहीं है कि किसी की फोटो चुपके से नहीं ली जाती। जिस पर रुखसार बोलती है कि उस चाय वाले के खूबसूरत लम्हों को कैद कर रही थी, ना कि आपकी तस्वीर ले रही थी। बातों ही बातों में हरफन रुखसार को इम्प्रेस कर लेता है। शरीफ को देखते हैं जो हरफन पे नजर रखे हुए होता है। अगले दिन हरफन इसरार के पास काम पे जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इसरार बमजाई नस्वार ले रहा होता है, जिस पर हरफन बोलता है कि आपके रुतबे के हिसाब से ये तंबाकू आप पे सूट नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं लालसराय से लाता था। जिस पर बमजाई हरफन को बोलता है कि तुम कैसे जानते
जानते हो लाल सराय के बारे में, जिस पर हरफन बोलता है कि इस पापी पेट के लिए कभी कभी इस तरह के काम भी कर लिया करता था। मेरे अभी भी कुछ नेटवर्क है वहाँ पे, जिस वजह से बमजाई हरफन को ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह के पास ले जाता है और ब्रिगेडियर को बताता है कि हरफन मेरा खास है, ये कश्मीर में ही पला बढ़ा है, इसके कॉन्टैक्ट अभी भी कश्मीर में है, जो हमारे लिए ड्रग्स की तस्करी कर पाकिस्तान ला सकते हैं। जिस वजह से हबीबुल्लाह हरफन को अपने कॉन्टैक्ट से टेलीफोन में बात कराने को बोलता है। हरफन के बात करने के बाद वो अपने जूनियर से पता लगाने को बोलता है कि वो कॉल कहाँ लगा था, जिस पर वो बताता है कि ये कॉल दिल्ली लगा था जनाब। जिस वजह से हबीबुल्लाह हरफन को गन पॉइंट में लेता है और उसे दोबारा से कॉल करने को बोलता है। हरफन कॉल करके उसी नंबर पे बात करता है। तभी हबीबुल्लाह का जूनियर बोलता है कि सर ये कॉल सही जगह पे लगा हुआ है, यानी कश्मीर के लाल सराय में, हरफन के बताए गए एड्रेस में। दरअसल थोड़ी देर पहले इंडियन आईएसआई के ऑफिस में कॉल डाइवर्टर मशीन खराब हो गया था, इस वजह से भी अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर पाए थे और हरफन का राज खुलने वाला था, पर सब कुछ ठीक हो जाता है। मेजर फारूकी अपने जूनियर को बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट हिदायत अली खान कश्मीर को किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हैं, पर मेरी चाह तो पूरी इंडिया को हासिल करना है। इस वजह से कमांड लेवल पे जो भी रिपोर्ट बने उसकी फाइल पहले मेरे टेबल में आनी चाहिए। शरीफ हरफन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कर्नल जैदी हरफन से पूछताछ करता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो बताता है कि मैं हरफन बुखारी हूँ जो बचपन में खो गया था, पर मैं अपने घर वालों का पता करके वापस आ गया। कर्नल अपने लोगों से पता कराता है तो उन्हें मालूम होता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर उस्मान बुखारी अपने परिवार के साथ रहता था, पर अचानक से घर में आग लग जाने की वजह से सभी कोई जल के राख हो गए थे, पर उनका एक लड़का हरफन जो 6 साल का था वो बच गया था। अब वो कहाँ है पता नहीं। ये जानकर कर्नल जैदी हरफन को छोड़ देता है, पर शरीफ को उस पे नजर रखने को बोलता है। मूर्ति अपने सीनियर कमल सर को बताता है कि हरफन उनके टीम में शामिल हो गया है, बस ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह का भरोसा जीतने के लिए हमें हरफन को बॉर्डर से ड्रग्स पार करने देना होगा, जिसके लिए कमल सर इजाजत दे देता है। हरफन काम को पूरा करके हबीबुल्लाह का भरोसा जीत लेता है, जिस वजह से वो उसे दूसरा कंसाइनमेंट देता है। इस बार हबीबुल्लाह हरफन को अपने लोगों को बॉर्डर पार कराने को बोलता है ताकि वो इंडिया में दहशत फैला सके। ना चाहते हुए भी हरफन उन्हें बॉर्डर पार करा देता है। इसके बाद सभी को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर इसरार बमजाई भी होता है। वो हरफन को बोलता है कि हबीबुल्लाह तुम्हारे काम से खुश होकर के मुझे आर्मी कैंप में टेंडर दिया है। तभी हरफन देखता है कि ब्रिगेडियर हबीबुल्लाह के साथ पेंटेन वहाँ पे आया है, जो अमेरिका से यहाँ पर आर्मी टैंक का डील करने आया था। हरफन का हैंडलर आलमगीर हरफन को ये पता लगाने को बोलता है कि वो आर्मी टैंक का डील हो जाने के बाद भी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिस वजह से हरफन उनके मीटिंग रूम में टेप रिकॉर्डर लगा देता है। तभी पार्टी में रुखसार हरफन से मिलती है और बोलती है कि तुम मेरा फिर से पीछा कर रहे हो क्या, जिस पर वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, और वे दोनों बातें करने लगते हैं। हरफन मीटिंग खत्म होने के बाद वो टेप रिकॉर्डर निकाल लेता है। कर्नल जैदी हबीबुल्लाह के पास जाता है और न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलता है कि पीएम सर आप पे इंक्वायरी बैठाने को बोले हैं। दरअसल रफीक लाला स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो वो हबीबुल्लाह का भी नाम ले लेता है, जिस वजह से आर्मी की बदनामी हो रही हो। तभी जनरल आगा खान हबीबुल्लाह को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। हरफन अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी दादी को खुश देखकर बोलता है कि आप इतनी खुश लग रही हो। तभी उसकी दादी बताती है कि ये गाने बेगम अवनी की है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, बेगम अवनी बंटवारे के वक्त अपनी शोहरत बचाने के लिए पाकिस्तान आ गई। उसी बीच अवनी और जनरल आगा खान के बीच प्यार का चक्कर चलने लगा। ये जानकर हरफन अवनी से मिलता है और उसके फर्स्ट गाने का एल्बम दिखाते हुए उस पे ऑटोग्राफ मांगता है। अवनी उस एल्बम को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट गाने का एल्बम है जो उसके पास भी नहीं है। इस वजह से वो उस गाने को सुनने के लिए वो एल्बम मांगती है। हरफन अवनी को बोलता है कि अगर आप कल मुझसे दोबारा मिलेंगी तो मैं ये दे सकता हूँ, जिसके लिए अवनी मान जाती है। दरअसल हरफन अवनी के जरिए आगा खां के बारे में जानकारी निकालना चाहता है। इसी दौरान हरफन अवनी एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कर्नल जैदी रुखसार से मिलता है और बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम्हारे अबू को गोली मार दिया जाए, जिस पर रुखसार बोलती है कि आप क्या चाहते हैं, जिस पर जैदी
जैदी बोलता है कि जो तुम उस हरफन के साथ दोस्ती की हो ना, उसकी मुझे हर जानकारी चाहिए। परमन सर अपने एजेंट प्रकाश को फटकार लगाते हैं कि तुम्ही ने नॉर्थ ईस्ट को सेलेक्ट करके वहाँ पे गए थे क्योंकि तुम्हें वहाँ की जानकारी है, पर सिलीगुड़ी में बंदूकों का जखीरा पकड़ा गया है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जाके वहाँ पे पता करो। प्रकाश वहाँ के थाने में जाता है और उस पकड़े गए ट्रक ड्राइवर से उसे सप्लाई कर रहे डीलर का पता लगा लेता है। पर प्रकाश जब उस अड्डे पे जाता है तो वो देखता है कि गोदाम से सारा माल शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ तक कि उस डीलर को भी जान से मार दिया गया है। प्रकाश को वहाँ पर एक मैप मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। प्रकाश बर्मन को कॉल करके बताता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हरफन घर जाता है तो वो रुखसार को देखता है। तभी उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारी तबीयत नासार है, ये बात तुम्हारी दोस्त रुखसार ने बताया। हरफन रुखसार को साइड में ले जाकर के बोलता है कि तुम यहाँ पे। रुखसार बोलती है कि मैं शोरूम गई थी तो पता चला कि तुम्हारी तबीयत 2 दिनों से खराब है, इस वजह से मैं मिलने आ गई। रुखसार हरफन को बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें पता तो है ना, जिस पर वो हाँ बोलता है। दरअसल दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। तभी कश्मीर के वादियों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक चरवाहा देखता है कि कुछ घुसपैठिए पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर पार करके कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए दाखिल हो चुके हैं। ये बात वो आर्मी वालों को बता देता है। बर्मन कमल सर को बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर, कच्छ और नॉर्थ ईस्ट पे एक ही बार में अटैक करने वाले हैं। ये हमारे इनपुट से पता चला है, यहाँ तक कि कुछ दहशतगर्द कश्मीर में इंटर हो चुके हैं। मैंने आर्मी को अलर्ट पे डाल दिया है। तभी इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देखते हैं जो रेडियो में सभी देशवासियों को संबोधित कर रही होती है कि अभी हमारा देश मुश्किल घड़ियों से जूझ रहा है। कुछ दहशतगर्द कश्मीर में आतंक फैलाने घुस आए थे, पर हमारे देश के आर्मी ने उन दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम कर दिए हैं। जनरल आगा खां हबीबुल्ला को वापस से ब्रिगेडियर बनाकर बोलता है कि इस बार कुछ बड़ा करना है। तभी हबीबुल्ला आगा खां को एक बॉर्डर का नक्शा दिखाते हुए बोलता है कि एक मेरा बंदा है जो इस रास्ते से सामान को इस पार से उस पार करता है। तभी बेगम अवनी आगा खां के कमरे में आ जाती है। आगा खां हबीबुल्ला को बोलता है कि ऑपरेशन जिब्रॉन नाकाम हो गया, नहीं तो अभी श्रीनगर की जीत की खुशियां बना रहे होते। खैर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को मैं लीड करूंगा, इस बार इंडिया को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात हरफन सुन लेता है। दरअसल उसने बेगम अवनी को एक लॉकेट दिया था जिसमें वो मैग छुपा दिया था ताकि वो जनरल आगा खां के हर एक बातों को सुन सके। ये इन्फॉर्मेशन हरफन मूर्ति को भेज देता है। अगले दिन हबीबुल्ला हरफन को जनरल आगा खां से मिलाने ले जाता है, जहाँ पर आगा खां हरफन को बोलता है कि तुम्हें पता है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कश्मीर के लिए तुम भी एक कश्मीरी हो, खुदा तुम्हें मौका दिए हैं तुम्हारे जरिए कश्मीर को आजाद कर पाकिस्तान में मिलाने को। तुम्हारे काम के बारे में हबीबुल्ला काफी तारीफ करता है। इस बार हमारे लिए फौजी बंदे मुजाहिदीन को उसके बंदों के साथ बॉर्डर पार कराना है ताकि कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहरा सके। क्या ये हो पाएगा? हरफन ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है। ये बात हरफन अपने हैंडलर को बता देता है, जिस वजह से आलमगीर गुलिस्तान सिनेमा थिएटर से मूर्ति को कॉल करके सभी जानकारी दे देता है। दरअसल हैंडलर आलमगीर गुलिस्तान थिएटर का इस्तेमाल अपने इंडियन ISI से कांटेक्ट करने के लिए करता है ताकि किसी को शक न हो। पाकिस्तान के PM हिदायत अली खान जनरल आगा खां को बोलता है कि इस मिशन के लिए एक तरफ तुम्हारा कलीग हबीबुल्ला है तो दूसरा वो इंडियन है, कहीं ये दोनों अपना मुंह खोल तो नहीं देंगे। जिस पर आगा खां बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए सर, काम होने के बाद दोनों को रास्ते से हटा देंगे। हरफन को हबीबुल्ला बताता है कि जो तुम्हें बंदे बॉर्डर पार करवाना था अब वो कैंसिल हो गया है, जिस वजह से हरफन आलमगीर के साथ रात को आगा खां के घर जाता है। उस वक्त आगा खां घर पे नहीं होता। हरफन वहाँ की सिक्योरिटी से बचते हुए आगा खां के कमरे में पहुँच जाता है। तभी हम बेगम अवनी को देखते हैं जो एक लेटर और आगा खां के दिए हुए अंगूठी को एक टेबल में रख के हमेशा के लिए आगा खां को छोड़कर जाने वाली होती है। पर तभी हरफन आगा खां के कमरे में नक्शा देखता है जिसकी वो फोटो लेकर के उस कमरे से निकलने वाला होता है कि तभी बेगम अवनी उसे देख लेती है। वो कुछ समझ पाती तब तक हरफन उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हरफन हैंडलर आलमगीर को वो सबूत दे करके रोते हुए बोलता है कि मैंने बेगम अवनी को जान से मार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि आगा खां घर आ चुका है और उसे पता चलता है कि अवनी को किसी ने जान से मार दिया है, जिस वजह से आगा खां बोलता है कि ये राज यहीं पे दफन होगा, मुझे वो काफिर किसी भी हालत में चाहिए जिसने ये हरकत की है। ISI ऑफिसर प्रकाश को देखते हैं जो अपने जूनियर करण से पूछताछ करते हुए बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल करण भी ISI ऑफिसर है, पर वो पैसों की लालच में पाकिस्तानी एजेंट कासिम को अपने इंडिया का राज बता देता है जो उसका किराएदार बन के रह रहा था। प्रकाश करण से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारे एजेंट पाकिस्तान में कहाँ पे
हैं, जिस पर वो बताता है कि मैंने ऑफिस के हॉटलाइन पे बक्स लगाया था, जिस वजह से मुझे उसके बारे में पता चला। कर्नल जैदी गुलिस्तान थिएटर जाता है और वहाँ पे छानबीन करता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हरफन ने आलमगीर को बताया था कि मैंने अवनी को जान से मार दिया है, इस वजह से आलमगीर आगा खां के घर जाता है ताकि वो ज्वेलरी में छिपाया हुआ माइक को निकाल सके ताकि किसी को शक न हो। पर तभी कर्नल जैदी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। हबीबुल्लाह हरफन के घर जाता है और हरफन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसका चाचा समीम बोलता है कि क्या मसला है जनाब, जिस पर हबीबुल्लाह बोलता है कि जो भी मसला है वो आपको बता दिया जाएगा। आगा खां को पता चल जाता है कि अवनी बेगम को जान से मारने वाले को कर्नल जैदी ने पकड़ लिया है, पर उसके पास से कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिसमें बेगम के साइन भी होते हैं। आगा खां बोलता है कि यानी उस स्पाई के साथ बेगम भी मिली हुई थी। जैदी असलमगीर को बहुत टॉर्चर करता है ताकि वो सच बता दे। रास्ते में हबीबुल्लाह हरफन को बताता है कि खुदा ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, तुम भी उन आईएसआई बंदों के साथ बॉर्डर पार कर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए जंग लड़ने जा रहे हो। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हरफन इंडियन आर्मी के हिरासत में होता है। मूर्ति आर्मी चीफ के पास जाता है और सारी बात बता देता है, जिस वजह से कर्नल जैदी हरफन को मूर्ति सर के पास सौंपने के लिए जा रहा होता है। मूर्ति भी कश्मीर हरफन को रिसीव करने पहुंच जाता है। तभी कासिम को देखते हैं जो कर्नल जैदी के कहने पे हरफन को जान से मारने के लिए आर्मी ऑफिसर जैदी की टीम पे रास्ते पे ही हमला कर देता है। जैदी हरफन को अपनी जान बचा के भागने के लिए बोलता है क्योंकि जैदी के सभी टीम वाले मारे जा चुके हैं। हरफन वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर कर्नल जैदी को कासिम जान से मार देता है। हरफन टेली कॉल करता है, तभी कासिम उस फोन बूथ की तरफ आने लगता है, जिस वजह से हरफन वहां से भाग जाता है। मूर्ति उसी फोन बूथ पे जाता है और अपने ऑफिस में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था पर किसी ने कुछ कहा नहीं। मूर्ति फोन बूथ वाले से हरफन का फोटो दिखा करके बोलता है कि इसे देखा है, जिस पर बूथ वाला बोलता है कि थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे आया था, इसने कुछ चोरी की है क्या। एक और बंदा इसके बारे में पूछताछ कर रहा था, वो कोई और नहीं कासिम था। तभी हरफन मूर्ति से मिलता है और उसे फोटो का रील दे देता है जो उसने आगा खां के घर से लिया था। तभी कासिम उन पे फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से मूर्ति को गोली लग जाती है। हरफन मूर्ति को वहां से बचाते हुए डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मूर्ति का इलाज करता है। रात को कासिम उसी क्लिनिक में जाता है और जैसे ही मूर्ति को जान से मारने वाला होता है कि हरफन वहां पे आ जाता है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई होती है। तभी मूर्ति को होश आ जाता है और वो कासिम को शूट कर देता है। बर्मन डिफेंस मिनिस्टर को हरफन के दिए हुए इनपुट को दिखाते हुए बताता है कि पाकिस्तान अखनौर और कच्छ में हमला करके इंडिया में दाखिल होने की कोशिश करने वाला है ताकि वे कश्मीर के साथ दिल्ली तक अपना कब्जा कर सके, जिस वजह से इंडियन आर्मी पहले से ही तैयार हो जाती है पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए। जब पाकिस्तानी आर्मी इंडिया के अखनौर और कच्छ में हमला करती है तो इंडियन आर्मी उन्हें बुरी तरीके से हरा देता है। फिर हमें 6 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे हरफन फिर से किसी नए मिशन में चला गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।